नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना बीमारी से जूझते जूझते हम लोगों को 10 महीनों का लंबा वक्त निकल गया। आपने, हमने, सबने लॉकडाउन झेला, बीमारी झेली, बीमारी के बाद की कई दिक्कतें भी झेली, कईयों ने अपनों तक को खो दिया। सभी इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीन आए तो थोड़ी राहत मिले। अब वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, कुछ ही दिनों में टीका लगना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन कई सारे सवाल हैं जो अभी भी लोगों के जहन में हैं, कुछ डर हैं, कुछ शंकाएं हैं। तो आज हमारी कोशिश यही है कि आपको वैक्सीन से जुड़ी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी दें जो आपके लिए जानना जरूरी है और वो आपकी शंकाओं को दूर करे। दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे हमारे खास एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, शुरुआत करते हैं हम उस बेसिक जानकारी से कि कौन कौन से वैक्सीन हैं जिन्हें मंजूरी मिली है। तो भारत के पास 2 वैक्सीन हैं, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है और इसके अलावा हम जानते हैं कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। 2 वैक्सीन जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनको जानकारी ये दी है कि जो कोविशील्ड है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट जिसे बना रहा है, उस वैक्सीन की सप्लाई जो है वो शुरुआती दौर में की जानी है। फिलहाल जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है उससे उनका रोल आउट प्लान लाने के बारे में पूछा गया है कि वो वैक्सीन लाने का उनकी योजना किस तरह की है, पहले वो बताएं। तो फिलहाल कोविशील्ड ही है जो सबसे पहले दी जानी है। कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि सब लोग पूछ रहे हैं कि तारीख वो कौन सी होने वाली है, तो 13 से 14 जनवरी तक माना जा रहा है। वैक्सीन देने पर चर्चा की जा रही है, सरकार विचार कर रही है। मकर संक्रांति का टाइम होता है, उस टाइम पर सरकार हो सकता है ये फैसला ले ले, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खरीदी नहीं गई है, डील होनी है। हालांकि ये बहुत ही कम घंटों का काम होता है, ये सरकार को अभी करना है। कितनी वैक्सीन आएंगी, कब तक आ जाएगी, ये भी अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया होती है ये बहुत ही कम वक्त में हो जाती है। जैसे ही डील होगी, जैसे ही फाइनल पेमेंट होगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो आना शुरू हो जाएगा भारत में। वैक्सीन की कीमत जो है उसको भी अभी सरकार को फाइनल करना है। तो इसके अलावा आपको बताते हैं कि जो वैक्सीन का डिलीवरी सिस्टम है वो किस तरीके का होने वाला है। तो मैन्युफैक्चरर से एयर ट्रांसपोर्ट हो कि ये प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो है वहां पर पहुंचेगी। रेफ्रिजरेटेड जो वैन्स होते हैं उसके थ्रू ये स्टेट वैक्सीन जो स्टोर है, राज्यों के स्टोर हैं, वहां पर पहुंचेगी। उसके बाद ये जिलों के स्टोर्स में पहुंचेगी। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं राज्यों के, शहरों के, जिलों के, वहां पर ये जाएगी। और उसके बाद वैक्सीन करियर के जरिए सब सेंटर या जो सेशन साइट होगी जहां पर वैक्सीनेशन आपको दिया जाना है वहां पर पहुंचेगी। उसके बाद जिन लोगों को वैक्सीन दिया जाना है उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तय किया जाएगा कि किस दिन किस वक्त उन्हें बुलाना है, कौन से सेंटर पे उनको बुलाना है। उसके बाद उन्हें वैक्सीन जो है वो लगाया जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ती जाएगी। और उसके बाद वैक्सीन लगने के बाद जो डिजिटल रसीद है आपको वो मिलेगी, यानी कि आपके मोबाइल पर SMS आएगा, क्योंकि कोविन जो ऐप है उसके जरिए आप रजिस्टर करेंगे तो उसके थ्रू आपको मिल जाएगा एक यूनिक हेल्थ ID जो है। दोनों डोज जब पूरे हो जाएंगे वो उसके बाद आपको दिया जाएगा। और अगर टीके का कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कोई साइड इफेक्ट आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, इस तरह की कोई दिक्कत होगी तो वो भी आप इस वैक्सीनेशन के बाद आपको हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रक्रिया जो है वो किस तरीके की रहने वाली है। सबसे पहले कोविन ऐप जो है उस पर रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। आधार या जो आपके सरकारी प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे लाइसेंस होता है, इस तरह की जो चीजें होंगी उनसे वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके ID का। रजिस्ट्रेशन के बाद तारीख, वक्त और जगह जो है वो बताई जाएगी आपको कि आपको कहां पर आकर लेना है। एक साइट पर 100 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाया जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये जो टीकाकरण का काम है ये चलेगा, जैसे कि हम वोट डालने जाते हैं उस तरीके से। तो वोटर लिस्ट के आधार पर लोगों की जो पहचान है वो कर ली जाएगी। चुनाव की तरह जो प्रक्रिया होती है आपको हम बता ही रहे हैं, उस तरह से ऐसे फॉलो किया जाएगा। जैसे कि हम बूथ में जाके वोट डालते हैं वैसे ही एक सेंटर्स होंगे, वहां पर हमारा वैक्सीनेशन होगा। अचानक अगर आप सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो आपको टीका नहीं लगाया जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया है तभी आपको टीका लगेगा। किन्हें सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा ये जानकारी हम बहुत पहले से लगातार आपको देते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम आपको सब कुछ विस्तार से बता रहे हैं। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाना है, जिस प्रक्रिया में कुछ महीनों का वक्त लगेगा। केंद्र और राज्य जो है उनमें टीकाकरण की जो प्राथमिकता है उसे तय कर लिया गया है। तो सबसे पहले जो 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी होंगे उनको टीका लगाया जाएगा। 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, उनको ये वैक्सीन लगाया जाएगा। नर्स होंगे, जो म्यूनिसिपल के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको होगा। जो फ्रंट लाइन पर लगातार काम में जुटे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, पैरामिलिट्री हैं, इन सबको लगेगा। उसके बाद पहले ही चरण में 27 करोड़ बुजुर्गों को भी टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा जो 50 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको टीका लगाया जाएगा। लेकिन ये जो 50 साल से अधिक उम्र वाले हैं इनके बारे में एक जानकारी जो कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है वो ये है कि 1 जनवरी 1971 से पहले जो पैदा हुए हैं
उन लोगों को 50 साल का माना जाएगा और इसका जो वो डेट बताई गई है यानी कि 1 जनवरी 2021 तक का इसका कट ऑफ रखा गया है। जो गंभीर बीमारी वाले लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई है जो इस पर काम करेगी कि जो कोमोर्बिड हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, पहले से जो बीमारी है उन्हें वैक्सीन दिए जाने को लेकर ये कमेटी अभी फैसला लेगी, जिसके डिटेल्स आना अभी बाकी है। इसके अलावा वैक्सीन की प्राथमिकता में वो जगह रहेंगी जहां पर कोविड का संक्रमण सबसे ज्यादा हुआ, जो लगातार कंटेनमेंट जोन बनते रहे। अब आगे की प्रक्रिया जो होगी वो दिन आएगा जब आपको वैक्सीनेशन जो है वो दिया जाना है। तो वैक्सीनेशन सेंटर पर जब आप एंट्री करेंगे वहां पर आपको मैसेज दिखाना होगा जो आपके मोबाइल में आया होगा, वेरिफिकेशन होगा आपके जो प्रमाण पत्र हैं, आधार, लाइसेंस, इस तरह के दस्तावेजों से। उसके बाद आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। 30 मिनट तक आपकी निगरानी जो है वो की जाएगी। पूरी प्रक्रिया में उस सेंटर पर आपको 5 अधिकारी जो हैं वैक्सीनेशन के वो मिलेंगे और वो आपसे डील करेंगे अलग अलग जगहों पर, एंट्री से लेके वैक्सीनेशन होने के आपके जाने तक। सेंटर कैसा होगा वो भी आपको बता देते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर जो है उसमें 3 कमरे होंगे, एक वेटिंग रूम होगा, एक वैक्सीनेशन रूम होगा, एक ऑब्जर्वेशन रूम होगा जहां पर आपको वैक्सीन दिए जाने के बाद रखा जाएगा, जहां पर पानी का इंतजाम होगा, शौचालय के इंतजाम होंगे। इस तरह की सभी दिक्कतें जो अगर किसी को आती हैं तो इस तरह के इंतजाम होंगे। एक वैक्सीनेटर होगा जो आपको वैक्सीन लगाएगा, 4 वैक्सीनेशन के अधिकारी होंगे जो आपको दूसरी तरीके से मदद करेंगे। कीमत की भी बात कर लेते हैं क्योंकि सब लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि कीमत कितनी होगी। तो सबसे पहला एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है, सरकार को 200 रुपए में ये खुराक जो है ये मिलने जा रही है। शुरुआती 10 करोड़ खुराक जो है वो 200 रुपए में मिलेंगी, लेकिन उसके बाद कीमत जो है वो बढ़ भी सकती है क्योंकि बाजार में आना होगा। बाजार में आते वक्त 600 से 700 रुपए में एक डोज जो है वो मिलेगा। लेकिन जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है उसको लेकर अभी कीमत तय नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि कोविशील्ड जितना ही कीमत का अनुमान रहेगा। तो किस तरह से कई सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर सामने आएंगी। सरकार पर माना जा रहा है कि करीब 12,000 करोड़ का जो बोझ है वो पड़ सकता है। अब यहाँ पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनंत भान है, रिसर्चर हैं बायोएथिक्स के, ग्लोबल हेल्थ एंड पॉलिसी के। डॉक्टर राकेश मिश्रा भी हमारे साथ, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी, हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल आए हुए हैं आप दोनों मेहमानों से। हम सबसे पहले सवालों पर ही जुड़ते हैं। अंजलि है दिल्ली से, वो अपना सवाल पूछेंगी। नमस्ते डॉक्टर, मैं अंजलि दिल्ली से और मेरा सवाल है, भारत बायोटेक वैक्सीन को 3rd फेज के ट्रायल के डेटा के बिना ही अप्रूवल मिल गई है। ऐसी हालत में यह कितना सुरक्षित है? डॉक्टर भान। धन्यवाद अंजलि जी। तो ये सवाल बिल्कुल ही जायज सवाल है और कई लोगों को ऐसे सवाल आ रहे होंगे। देखिए, जो अभी तक डेटा है कोवैक्सीन का, जो भारत बायोटेक का वैक्सीन है, उसमें सेफ्टी के कोई मेजर कंसर्न सामने नहीं आए हैं। अभी जो हमारे पास डेटा नहीं है वो एफिकेसी के बारे में नहीं है। सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी का डेटा आ गया है और काफी एनकरेजिंग डेटा है। फेज 3 ट्रायल्स अभी हो रहे हैं जिसमें हमें पता चलता है कि ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में कामगर है कि नहीं, जिसे कि हम एफिकेसी ट्रायल्स बोलते हैं। तो वो डेटा भी शायद अवेलेबल नहीं है, बट सेफ्टी पे अभी तक कोई वरिंग साइंस नहीं मिले। तो अगर क्वेश्चन ये है कि ये सेफ वैक्सीन होगा तो ये लाइकली है कि सेफ है, बट ये काम करता है कि नहीं, एफिकेसी है कि नहीं, पूर्ण तरीके से हमें अभी वो डेटा पूरा मिला नहीं है। बट अभी तक एनकरेजिंग इम्यूनोजेनिसिटी डेटा पब्लिक डोमेन में डाला गया है। बिल्कुल। अगला सवाल यहाँ पर हम ले लेते हैं, अलीसा का है, वो भी दिल्ली से है। वो सवाल डॉक्टर मिश्रा आप लीजिएगा। तो डॉक्टर, मैं एलिशा दिल्ली से, जिनको पहले से ही कोविड हो चुका है, क्या उनको भी वैक्सीन लेना जरूरी है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कई लोगों के अंदर ये शंका रहती है। नॉर्मली अगर आप देखिए तो जिनको एक बार कोविड हो गया और वो रिकवर हो गए हैं, तो ये काफ़ी उम्मीद रहती है कि उनके अंदर एंटीबॉडी ऑलरेडी होगी, तो उनको ऐसे सोचिए तो टीका लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अक्सर ये होता है कि ये काफ़ी संभावना होती है कि बिना इम्यून रिस्पांस के ही आप ठीक हो गए हों, किसी और वजह से, हॉस्पिटल के किसी ट्रीटमेंट की वजह से या इनेट इम्यूनिटी की वजह से, और आपका जो इम्यूनिटी है वो वायरस किस हालत में था, उसने कैसे आपके सिस्टम को अटैक किया था, इन सब पे डिपेंड करता है। तो अच्छा यही रहेगा कि वैक्सीन, अगर आप वैक्सीन लेने की कैटेगरी में आते हैं, अवेलेबिलिटी है, तो वैक्सीन ले लें। और पुराने इन्फेक्शन के आधार पे जो नेचुरल इम्यूनिटी आती है वो उतनी रिलायबल नहीं रहती है। वैक्सीन जो है वो इस हिसाब से बनाई जाती है कि उससे इम्यूनिटी ज़्यादा हो, तो वैक्सीन ले लेने में अच्छा रहेगा। जी,
अगला सवाल नंदिता पूछेंगी भोपाल से। नमस्कार, मेरा नाम नंदिता है, मैं भोपाल से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले हमको कोई एलर्जी टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? धन्यवाद। डॉक्टर मिश्रा। देखिए, नॉर्मली एलर्जी टेस्ट कराना बहुत मुश्किल चीज होती है, क्योंकि अब किस चीज से आपको कैसी एलर्जी है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए 30 मिनट तक के लिए वो रखा जाता है। अगर आपको एलर्जी है इन चीजों से तो शायद पहले से ही मालूम होगा। अगर एलर्जी का टेस्ट कोई कर सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर लोगों में, खास करके हिंदुस्तान में हम लोगों को इस तरह की इन्फेक्शन आते रहते हैं, तो हमको इसे वैसे एलर्जी की बात नहीं होनी चाहिए। और ये सब जो वैक्सीन्स हैं, ऑलरेडी आपने देखा होगा कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल चल रहा है भारत बायोटेक का, और सीरम इंस्टीट्यूट का फेज 3 ट्रायल काफी आगे तक जा चुका है। इसका ये मतलब हुआ है कि कई हजार लोगों में, दसियों हजार लोगों में ये वैक्सीन सेफ पाई गई है। इसका मतलब है कि सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें एलर्जी भी आती है। अगर ज्यादा एलर्जिक होगी तो लोगों को परेशानी होगी, तो उसकी वैसे कोई खास जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि ये सारे वैक्सीन, आप ये ध्यान में रखिए कि ये इमरजेंसी यूटिलाइजेशन, इमरजेंसी यूजेज अप्रूवल मिला हुआ है, ये अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। इसलिए आपको अपने मेडिकल सिस्टम की निगरानी में रहना होगा। आधे घंटे तो आप सेंटर पे ही रुकेंगे, उसके बाद भी कोई परेशानी होगी तो आपको टेलीफोन नंबर होगा, ये सब ध्यान में रखना होगा। लेकिन किसी भी और वैक्सीनेशन की तुलना में इन वैक्सीन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल मुंबई से पूछेंगे निशित। हेलो, मेरा नाम है निशित सरिपल्ली, मैं 12 साल का हूँ, मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी बच्चे को जो मेरी उम्र का है उसको कोविड-19 हो गया और वो ठीक हो गया, तो उसे क्या ये वैक्सीनेशन लगना जरूरी है? और मान लीजिए उसको नहीं भी हुआ कोविड-19, तो क्या ये वैक्सीनेशन की जरूरत है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं? डॉक्टर भान, मैं बता दूं, क्योंकि पिछला सवाल भी इसी तरह का था, तो मैं जल्दी से बता देता हूं कि ये जो वैक्सीन है वो 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए है, क्योंकि ये इमरजेंसी यूसेज है, तो ये बच्चों को नहीं लगाई जाएगी वैक्सीन। सो बच्चे वैसे भी थोड़ा स्ट्रांग होते हैं इम्यूनिटी के लिए, तो उनको उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी ये वैक्सीन उनके लिए अप्रूव्ड नहीं है। आपको कोविड पहले हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अभी बच्चों को जो 18 साल से कम है उनको ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी, ऐसा डिसीजन लिया गया। जी डॉक्टर भान, एक सवाल में अगले सवाल पर जाने से पहले एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ कि किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं, क्योंकि अब बहुत लंबा वक्त है नहीं, कुछ ही दिनों में अब शुरू हो जाएगी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, तो शुरुआती चुनौतियां आप क्या देख रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने एक ड्राई रन तो अच्छा कर लिया है, जिससे थोड़ा पता चल गया है कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। बट ऑब्वियसली जो टीथिंग ट्रबल्स जिसे हम कहते हैं, कि इनिशियली जब आप नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम्स आने की आशंका रहती है। अभी सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होगी, जो आप बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वैक्सीन खरीदी जाएंगी, वो नेशनल डिपोज पे जाएंगे, नेशनल डिपोज से स्टेट डिपोज से डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा हमें पता चलेगा कि जब हम ज़्यादा लेवल पे, मास लेवल पे भेज रहे हैं वैक्सीन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ट्रांसपोर्ट में, कोल्ड चेन मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोविन ऐप का प्रयोग किया जा रहा है, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है इंटरनेट की, वहाँ पे शायद ऐप चलने में ऑलरेडी थोड़ा कंसर्न्स एक्सप्रेस किए गए हैं, तो वो एक इशू हो सकता है कि थोड़ा ऑफलाइन मोड का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह डेटा कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं होती है जब आप सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरफ जाते हैं, तो वो एक कंसर्न हो सकता है। मुझे लगता है पहले 2-3 महीने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो कोविन पे रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हेल्थ वर्कर्स का हुआ है और उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल उनको यूज करने की जरूरत नहीं है, और उन 2-3 महीनों में होपफुली सेल्फ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल भी थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है या फोन्स नहीं है, तो मैनुअल रजिस्ट्रेशन का तरीका भी निकाला जाएगा, ताकि ये थोड़ा ज्यादा स्मूथ हो पाए। तो पहले, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स ज्यादातर फैसिलिटीज में रहते हैं, तो वो चरण शायद मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है। बिल्कुल, और उनको चिन्हित करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगला सवाल हम ले लेते हैं, पुणे से नितिशा पूछेंगी। नमस्ते, मैं नितिशा पूना से। मेरा सवाल ये है कि अक्सर देखा गया है कि जब कोई वैक्सीन आती है उसको 4 से 5 साल लगते हैं, पर ये वैक्सीन 1 साल के अंदर ही आई है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट्स होने के डर नहीं है? डॉक्टर मिश्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। आज तक ये विश्व रिकॉर्ड है कि सबसे तेज जो वैक्सीन आई हो 4.5 साल। नॉर्मली वैक्सीन को 8 साल 10 साल लगता है।
लेकिन कई चीजें हुई हैं। एक तो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया है, तो बहुत सारी टेक्निक्स इतनी फास्ट हो गई है, खास करके लाइक mRNA वाली जैसी वैक्सीन, इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन इतनी जल्दी इसलिए आई क्योंकि ऑक्सफोर्ड पहले से ही मर्स के लिए वैक्सीन बना रहा था, उनका ट्रायल में था। क्योंकि वायरस ही खत्म हो गया तो ट्रायल जो है वो रोक दिया गया। इसका मतलब पूरा प्लेटफॉर्म रेडी था, उनको जरा सा ट्विक करने की जरूरत थी और ये कोविड-19 के लिए वैक्सीन उन्होंने ट्रायल में लाके आसानी से इसको करना शुरू कर दिया। तो ये तो हुई कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ट्रायल के लिए, लेकिन आज भी आपको ये पता है कि ये वैक्सीन इमरजेंसी यूजेज के लिए, सारी वैक्सीन दुनिया में सिर्फ इमरजेंसी यूजेज के लिए अप्रूव्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन की हमको जानकारी नहीं है। कोई नहीं जानता कि ये वैक्सीन 6 महीने से ज्यादा आपको प्रोटेक्शन देंगी कि नहीं। उम्मीद है कि देंगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि कॉमन फ्लू की तरह हर 6 महीने, हर 1 साल, हर 2 साल में हमको लगाना पड़े। लेकिन चूंकि ये एक ऐसी पैंडेमिक आप देख रहे हैं, एक के बाद एक देश में फिर से लॉकडाउन लग रहा है, तो अगर किसी तरह से इसको रोका जा सके, कम किया जा सके, इसलिए इमरजेंसी अप्रूवल इसका दिया गया है। और हम टेक्नोलॉजी कितनी भी तेज कर लें, लेकिन हम टाइम को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसलिए वैक्सीन कब तक हमको प्रोटेक्शन देगी, ये जो है वो पता चलेगा इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जरिए और जो फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं उनके जरिए, और जो और लंबा चलता है ट्रायल फेज 4, जब वैक्सीन और ज्यादा लोगों को दी जाती है, तो इससे पता चलेगा। तो आपका सवाल एकदम सही है, लेकिन उसका जवाब ये कि टाइम ही उसको बता सकता है। हम फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं बता सकते कि 6 महीने बाद क्या होगा। यहाँ पर आप सही कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत जल्दबाजी में हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन के साथ किसी तरह का कोई समझौता हुआ है। जल्दबाजी में जरूर बनाई गई, लेकिन चूंकि महामारी की स्थिति थी इसलिए उसे ऐसी तरीके से बनना था, यही प्रोसेस को फॉलो करना था। और धीरे धीरे और भी चीजें इसको लेकर शोध भी किए जा रहे हैं, और भी चीजें सामने आएंगी। किसी तरह के बदलाव की जरूरत होगी तो वो भी किया जाएगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, कुछ और सवाल भी लेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए डॉक्टर आनंद भान हैं और डॉक्टर राकेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। और अगला सवाल जो है हम वो अंकुश का लेंगे दिल्ली से। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अंकुश दिल्ली से। क्या बुजुर्ग जब वैक्सीन लगवाने जाएं तो उनको कुछ खास बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? डॉक्टर भान, देखिए, अभी हम जानते हैं कि हम पैंडेमिक के मध्य में हैं। केसेस थोड़े कम हुए हैं भारत में, बट पैंडेमिक अभी भी है। वैक्सीनेशन एक स्ट्रैटेजी होता है, बट रिस्क अभी भी होता है। तो बुजुर्ग हो या यंग हो, रिस्क का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि आप मास्क यूज करें, पहले से इंश्योर करें कि आप रजिस्टर्ड हैं, सही टाइम पे सेंटर पे जाएं, सेफली जाएं, ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो, और जो ड्यू प्रिकॉशंस हैं उन्हें फॉलो करें। जैसे कि डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि साइड इफेक्ट्स वैसे अभी तक तो शोध में कम ही मिले हैं, मेजर कोई नहीं है, बट फिर भी इमीडिएट रिएक्शंस कई बार लोगों को होती हैं वैक्सीनेशन से, कुछ लॉन्ग टर्म रिएक्शंस भी होती हैं। तो बट जैसे कि आप नॉर्मल किसी भी वैक्सीन के लिए ध्यान रखेंगे, वैसे ऐसी अगर कोई भी समस्या होती है तो इमीडिएटली जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको कॉन्टैक्ट करें, ताकि उसका समाधान ढूंढा जा सके। उसके सिवाय स्पेशल कोई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं, बस एबंडेंट प्रिकॉशन के साथ जाएं, और ये ध्यान रखें कि आप रजिस्टर्ड हों और टाइम पे पहुंचे, ताकि आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े। और क्योंकि आप जानते हैं कि बुजुर्ग ज्यादा रिस्क पे भी हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो अननेसेसरली जाते वक्त या वहां ठहरने के टाइम पोटेंशियली एक्सपोज हों इन्फेक्शन। और ये भी कोशिश इसीलिए की जा रही है ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, इसीलिए एक वक्त दिया जाएगा, एक अलग सेंटर आपको दिया जाएगा, और एक दिन में कोशिश ये की जा रही है कि 100 लोगों को ही वैक्सीन दिया जाए। अगला सवाल दिल्ली से पूछेंगे पीयूष शर्मा। मेरा नाम पीयूष शर्मा है और मेरा आपसे एक प्रश्न है, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है क्या उनको भी वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा? धन्यवाद। तो ये सवाल तो हम कई बार 2 बार बोल चुके हैं। अगर आप कोरोना हो चुका है फिर भी
एडवाइजेबल ये है कि आप वैक्सीन ले लें, क्योंकि कितनी इम्यूनिटी आई हुई है और वो कितनी स्टेबल वैक्सीन डिजाइन होती है इसके लिए कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन हो। इसलिए वैक्सीन अगर अवेलेबल है, आप क्वालिफाई करते हैं तो उसको आप ले लीजिए। जी, अगला सवाल दिल्ली से पूछेंगे आसिम। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं हूं आशिम कस्तूरी दिल्ली से। मेरा सवाल ये है, यदि जनवरी में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा तो हमारे देश की आबादी तक कब तक पहुंचेगा? मैं कब तक उम्मीद कर सकता हूं लगवाने की? मेरा बच्चा जो छोटा है कब तक उम्मीद कर सकता है? धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर भान भी जुड़े हुए। डॉक्टर भान, यहाँ पर ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स तक जा रहे हैं, बुजुर्गों तक जा रहे हैं, तो जो नॉर्मल लोग हैं, साधारण लोग हैं, उन तक पहुंचने में कितना वक्त लगने वाला है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि प्रायोरिटी सेटिंग एक एक्सरसाइज गवर्नमेंट ने बनाई है, तो एटलीस्ट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो वो प्रायोरिटाइजेशन एक्सरसाइज के हिसाब से ही होगा। तो अगर आप अंडर 50 हैं और आपको कोमोबिडिटी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपका नंबर अभी तो प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं है। और बच्चे जैसे कि डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अभी उनके लिए अप्रूवल नहीं दिया गया और उनको लिस्ट में भी नहीं डाला गया है, तो इसमें शायद थोड़ा समय लग सकता है। अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि प्राइवेट मार्केट में वो अलाउ करेगी वैक्सीन को आना, तो अगर वो प्राइवेट मार्केट में अवेलेबल होता है तो शायद आप उसको पहले एक्सेस कर पाएंगे। बट अदरवाइज लाइकली यही रहेगा कि शायद अगले 4-5-6 महीने तक तो मुश्किल है कि जनरल पॉपुलेशन तक वैक्सीन के डोजेस इतने हों हमारे पास कि हम उनके पास जा पाएं। बट अगर वैक्सीनेशन का जो अभी मैन्युफैक्चरिंग है उसका वो रैंप अप हो जाता है, ज़्यादा वैक्सीन मिल पाते हैं, तो शायद हो सकता है ज़्यादा जल्दी से हम वैक्सीनेशन कर पाएं। बट मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट हर देश में चैलेंजेस आ रहे हैं वैक्सीनेशन करने में। इजराइल एक ही कंट्री है जिन्होंने 10% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर गया है। यूएस, यूके सब में बैकलॉग चल रहा है। जितना वो सोच रहे थे जितनी तेजी से वो कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं, और वो शायद हमें भी वैसे चैलेंजेस हो पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश मिश्रा, डॉक्टर आनंद भान, आप दोनों हमसे जुड़े और आपने हमारे कई सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनकी शंकाएं दूर करी। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा और डर जो है वो कम होगा। आने वाले एपिसोड्स में भी हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब इसी तरह से हमारे एक्सपर्ट के साथ दिलवाते रहें। और कुछ और सवाल हैं तो आप भेज सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो साफ बात निकल कर आ रही है वो यही है कि वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो होना महत्वपूर्ण है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो दोनों वैक्सीन है, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे वो कोविशील्ड हो, वो आपकी इम्यूनिटी को शील्ड करेंगे। तो वैक्सीन कोई भी हो, 100% इम्यूनिटी आपको कोई भी नहीं देने वाला है। फ्लू का वैक्सीन भी नहीं देता है जो सालों से लगता आ रहा है। तो कोविड बिहेवियर जो है उसको जारी रखना है, यानी कि मास्क आपको लगाते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथ कुछ कुछ अंतराल से धोते रहना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना है। तभी आप खुद को और अपनों को बचा सकेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।